Good afternoon, everyone. Good afternoon. So today we are here to celebrate Women's Day. That is on 8th March. We are pre-celebrating it. So आज हमने एक फैकल्टी इनवाइट किए हैं. ही इज डॉक्टर केतन शाह. He is a homeopathic doctor practicing since 30 years in Ahmedabad, Gujarat. मैं उनका थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. केतन भाई के बोडक देव एंड नवरंगपुरा दो जगह होम्योपैथिक क्लिनिक हैं. हैप्पी हेल्थ जोन करके उनके क्लिनिक नाम से हैं. एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ हिंदी और इंग्लिश? हिंदी? ओके. सो डॉक्टर केतन भाई प्रोफेसर हैं अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के. ही इज अ गाइड एंड एग्जामिनर फॉर पीएचडी एंड एमडी स्टूडेंट्स. ये बार बार ये जैसे अवेयरनेस हेल्थ रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस होती है उसके लिए उसके रिलेटेड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद होस्ट भी करते हैं, गेस्ट अपीयरेंस भी होता है, सेमिनार्स और वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ. इस बार हमारा टॉपिक है विमेन्स हेल्थ एज विमेन्स डे इज कमिंग. सो इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है विल गाइड अस एट इज बेस्ट. ONGC पैनल पे हैं डॉक्टर. देन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर ऑफ द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ही हैज बीन एक्स प्रिंसिपल ऑफ अरिहंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात. यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर. उनके 84,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनकी चैनल के एंड दे रेगुलरली फॉलो एंड गेट हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम हिज एडवाइस. डायरेक्टर हैं ये सर्वोदय कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक महसाणा के एंड एक्टिव मेंबर ऑफ लिंच महाजन पांजरापोल गुजरात. सबसे उनकी मुझे सबसे ज्यादा वो बात टच करी वो है कि हिज हम्बलनेस. मैंने जब भी उनसे कंसल्ट किया आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम टू कंडक्ट अ सेशन फॉर आवर मेंबर्स. He humbly said, I won't charge for anything and I just want to spread awareness about women's health. So, आज के ज़माने में इतना सेल्फलेस एक्ट बहुत रेयर लोगों में पाया जाता है एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट डॉक्टर साहब. So, I am just switching over, handing over the session to Dr. Sahib. Welcome, Dr. Ketan Bhai. Welcome to our session. Thank you for being here and guiding us. So, 8th March is a day for Women's Day, International Women's Day. Why this day? क्यों होता है? तो मेनली उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है और दूसरा कि जो वुमन ने कोई भी फील्ड में जो भी काम किया है उसके अचीवमेंट्स को हम सेलिब्रेट करते हैं इसी दिन और वुमन को इनकरेज करते हैं. आज नारी शक्ति बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकती है. इस सब के लिए ये वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. आज औरा योगा स्टूडियो ने बहुत अच्छा इस डे पे सेलिब्रेशन रखा है कि अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स डिजीज. मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाई अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट. आप कोई आंसर देना चाहते हो तो अनम्यूट करके दे सकते हैं. व्हाई अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, पर्टिकुलरली डिजीज को देख के हम करें तो क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई बता सकता है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं तो क्या है कि थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन होगा. गुड आफ्टरनून सर. अवेयरनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मिथ है इस वुमन हेल्थ के रिलेटेड. हेलो हेलो હેલો, મારો અવાજ સંભળાય છે?
या आई कैन हियर जस्ट डॉक्टर हैज टू Yeah. हाँ हाँ सॉरी सॉरी सर फिर से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को Okay. यस Okay, please continue. या केशाबेन હા એટલે વુમન હેલ્થના રિલેટેડ બહુ બધા મિથ છે કે શું કરવું જોઈએ એના કરતા શું કરવાનું હોય એ પહેલેથી આપણા ઉપર થોપેલું છે હમ. તો એમાં ક્યારેક અવેરનેસ એના માટે બહુ જ એટલે જરૂરી ઘણી છે વખતે બહુ સાચી सच जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो लोगों के पास नहीं है, लोगों ने यहाँ कहाँ सुना है वही माइंड में हमारे रहते हैं। तो एक साइंटिफिक नॉलेज के लिए ये जरूरी है। और अगर हम जानते होंगे अपने डिजीज के बारे में तो फिर हम उसके पहले ही डिजीज के पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं, अपने आप उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस जरूर है, खास करके रोग के बारे में, ताकि हमें पता चल जाए और हम उस पर एक्शन भी ले पाए। Yes. And Ketan bhai, Kinjal bhai has said that women don't get time for herself. वो पूरे फैमिली की केयर करती है बट अपने आप वो अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो अपनी केयर भूल जाती है शी इग्नोर्स हर सेल्फ सो फॉर बाय दिस नॉलेज मे बी वो थोड़ा टाइम निकाल के भी अपने आप को कर सकती है ट्रीट अच्छे से कर सकती है ये बात सही है कि खुद की प्रायोरिटी लास्ट में आती है। हम यस जब भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, तो बोलते हैं कि सुबह से शाम कहाँ हो जाती है, पता सब नहीं कुछ ध्यान रखने में तो अपना आता ही नहीं है। यस तो जर्नी ऑफ वुमन, प्यूबर्टी टू पोस्ट मेनोपॉज, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि यंग गर्ल्स, फिर उसको पीरियड्स के टाइम शुरू हुआ, माँ भी बन गई और बाद में खुद मेनोपॉज तक भी पहुंच गया। तो दिस इज द जर्नी। तो वुमेन्स की लाइफ में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस और अप डाउन्स आते हैं, और एक पूरी जर्नी में उसको अपने आप को कैसे बैलेंस करके रखना है, कैसे डिजीज फ्री रखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी मतलब क्या? तो जब भी दोनों में होता है, बॉयज में भी होता है, गर्ल्स में भी होता है। तो जब भी बॉडी डेवलप होती है, बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, 7-8 साल के बाद गर्ल्स की बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, ब्रेस्ट डेवलप हो गए या तो हेयर डेवलपमेंट होगा, उसका वॉइस चेंज होगा। तो ये सबको प्यूबर्टी बोलते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर डेवलपमेंट, हाइट का ग्रोथ हो जाएगा, एक्ने दिखाई देंगे, और कुछ कुछ डिस्चार्ज होगा, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज हो या तो ब्लीडिंग हो। तो हम यूजुअली ये मानते हैं कि जब भी पीरियड्स आते हैं वो प्यूबर्टी है। तो यूजुअली 11-12 साल पे अभी नॉर्मली हमने देखा है कि बच्चों को पीरियड्स आते हैं, लेकिन पीरियड्स आने के 2 साल पहले ही प्यूबर्टी के बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी में एज ए मदर हमारा क्या रोल रहता है? तो एजुकेट टू गर्ल फॉर प्यूबर्टी। हम कई बार बाजार में से सैनिटरी नैपकिन लेके आते हैं, तो बच्चा पूछता है क्या है क्या है, नहीं कुछ नहीं करके हम उसको छुपा देते हैं, रख देते हैं। लेकिन यही टाइम है कि हमें अपने बच्चों को सही इंफॉर्मेशन देना है। मैं तो ये बोलता हूँ कि सिर्फ लड़कियों को नहीं, अगर आपके घर में लड़के भी है, आपका बेटा भी है, और वो पूछे तो भी उसको साइंटिफिक नॉलेज दो। आप बताओ बेटी को कि हमारे बॉडी में इस तरह से यूट्रस होता है, उस तरह से उसमें से ब्लीडिंग आता है, और ऐसा होगा अब तुम्हारे साथ भी, और हर महीने होगा। ये सब उसको बताओ तो क्या है कि जब भी पीरियड्स आए तब उसको एक एम्ब्रेस फीलिंग नहीं हो, उसको कोई शॉक नहीं लगे, कोई डर नहीं लगे। तो ये बहुत जरूरी है प्यूबर्टी के पहले अपनी बच्ची को एजुकेट करना। दूसरा कि अब प्यूबर्टी में कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मैं गायनेक को कब आपके मिलना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि अगर पीरियड्स उसकी नॉर्मल एज से, हमने देखा है कि 10-11 साल में पीरियड्स आ जाते हैं, अगर पीरियड्स जल्दी आ गए, कई बार हमने देखा है कि 8-9 साल पे भी पीरियड्स आ जाते हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। उस वक्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो, या बॉडी में कहीं ट्यूमर हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो। और एक बात है कि कई बार हमें प्यूबर्टी डिले भी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आ गया पीरियड्स तो बाद में हाइट ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर
बच्चे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, प्यूबर्टी डेवलपमेंट, वो नहीं होगा। इसलिए अगर जल्दी पीरियड्स आ जाए, मतलब प्यूबर्टी शुरू हो जाए अर्ली एज में 9 साल के पहले भी, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बहुत एक दूसरा प्रॉब्लम है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो यूजुअली 1 से 3 दिन पहले पीरियड्स के पीरियड पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बैक में दर्द होता है, लोअर बैक में, लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है, और ये 2-3 दिन में सबसाइड भी हो जाता है। और यूजुअली सेकंड डे पे ये पीक पे होता है। तो उस वक्त क्या करोगे आप? किसको ज्यादा होता? तो जो 30 इयर्स की एज से कम होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। जिसको ज्यादा ब्लीडिंग होता है, या तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, या तो मदर्स को क्रैम्प्स की हिस्ट्री हो, वो बच्चे को भी क्रैम्प्स की हिस्ट्री हो सकती है, या तो जो स्मोकिंग करता है, जो यहाँ बहुत कम रेयर रहता है हमारे कल्चर में। तो ये बहुत बड़ा डिस्मेनोरिया, मतलब पेट दर्द पीरियड्स के वक्त बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चे को एग्जाम का दिन हो, या तो स्कूल जाना है, या तो ऑफिस में हमें लेडीज को जाना है, तो बेर सहन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो मेनली हॉट वाटर बैग अप्लाई करना चाहिए, उससे आराम मिलता है। बहुत हम हमारे बच्चे में है ना, तो पेन बैर कैपेसिटी बहुत कम हो गई। थोड़ा भी दर्द होगा तो वो दवाई ले लेंगे। मैं हमेशा मेरे पेशेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप दवाई पे मत चले जाओ, आप उनको थोड़ा सहन शक्ति डेवलप, पेन थ्रेशोल्ड जो बेयर करने की कैपेसिटी है उसको डेवलप होने दो। उससे क्या होगा कि सिर्फ ये पेन नहीं, लाइफ में और भी आने वाले पेन के सामने वो फाइट कर पाएगी। तो हो सके इतना बच्चों को बोलो कि पेन किलर नहीं लेना है, लेकिन बहुत ऐसे अवॉइड बात हो तब आप ले सकते हैं। मैंने देखा है कि कई माँ बोलती है कि मैं तो मेरी बेटी को बोल देता हूँ कि पहले 3 दिन रोज एक एक पेन किलर आप ले ही लो। तो वो नहीं करना चाहिए। और होम्योपैथिक दवाई भी बहुत है जो बहुत सेफ है, इसके लिए खास करके डिस्मेनोरिया में यूज होता है। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद डिस्मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, और ल्यूकोरिया, जिसको हम व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, सफेद पानी बोलते हैं। तो ये भी एक कॉमन समस्या है। यूजुअली अगर थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज हो तो ये नॉर्मल है। उससे अच्छा भी है कि वो पार्ट को मॉइस्ट रखता है, इन्फेक्शन फ्री रखता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। लेकिन उसका कलर एंड कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए, वो स्टिकी हो जाए, तो उसमें कुछ हमें चिंता करने की बात है। जब ये ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज हो जाए, व्हाइट डिस्चार्ज नहीं रहे, ग्रीनिश येलोइश फिक्स चीजी डिस्चार्ज बन जाए, उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आए, मतलब स्मेल बहुत आए, वहां खुजली होने लगे, जलन हो, वो पार्ट रेड हो जाता है, तो और जब ब्लीडिंग और स्पॉटिंग अनरिलेटेड टू योर पीरियड्स, मतलब बीच बीच में कभी भी आ गया, तो व्हाइट डिस्चार्ज और पीरियड्स की इरेगुलरिटी, साथ में खुजली और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ये सब के वक्त भी आपको कंसल्ट डॉक्टर को करना चाहिए। वरना थोड़ा बहुत नॉर्मल डिस्चार्ज हो पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद या महीने में 1-2 दिन, तो आपको कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को, और वो हेल्दी साइन है। एक और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। ये लोग बहुत लोग ये करते होंगे कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम क्या है। तो कुछ वुमन पीरियड्स के 7 से 10 दिन पहले फील करते हैं एपीएमएस, और आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि पीरियड्स आने के पहले बहुत मूड स्विंग होते हैं, और बहुत बड़ी में कुछ अलग अलग लोगों को सिम्टम्स डेवलप होते हैं वुमन को। क्या होते हैं मेनली आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग ब्लोटिंग, पेट में या तो बॉडी भारी हो जाता है ऐसा बोलते हैं, वेट गेन हो जाता है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, कुछ लोग को रोना आ जाता है, बोलते हैं कि इतने मूड स्विंग होते हैं कि मैं हंसते हंसते भी ऐसा कुछ कोई बात नहीं, कोई थोड़ा भी बोले मैं रीजन ढूंढती हूँ
कि क्या हो, कुछ भी थोड़ा भी कोई मजाक में भी बोले तो वो रोने लगते हैं। तो ये पीरियड्स के पहले जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है। कुछ लोगों के ब्रेस्ट में पेन होता है, उस वक्त क्रेविंग्स हो जाती है, चॉकलेट्स और पोटैटो चिप्स वगैरह की क्रेविंग हो जाती है, नौशिया वॉमिटिंग हो जाता है, हेडेक होता है। तो ये सारे सिम्टम्स पीएमएस में आते हैं और ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये हार्मोन चेंजेस की वजह से। आपको भी आपके फैमिली को समझा देना चाहिए कि अ, देखो बेटे को या तो हस्बैंड को कि मेरे पीरियड्स आते हैं, उसके पहले मेरे में मूड स्विंग आते हैं या चेंजेस होते हैं, तो उस वक्त आपको भी ध्यान रखना है और मैं भी ध्यान रखूंगी। कैसे हम अपने पीएमएस को ओवरकम कर सकते हैं? तो थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है, एकदम पेट भर के नहीं खाना है। कैल्शियम डाइट ज्यादा खाना है। ये प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट डाइटिशियन का भी ये है उनका वेबिनार, उसमें वो बताएंगे कि कौन सा डाइट ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन आप कंज्यूम ये कैल्शियम ज्यादा कंज्यूम कीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स ज्यादा खाइए, सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड को कम कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए एंड योगा एंड एक्सरसाइज तो है ही है जो पीएमएस में ओवरकम आपको कर सकता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है पीसीओएस और पीसीओडी, लेकिन मैंने बहुत उसको छोटा करके ट्राई किया है आपके सामने रखने का। ये आप ओवरी देख सकते हैं, जो राइट साइड की ओवरी है वो नॉर्मल ओवरी है। लेफ्ट साइड में ये बीच में बड़ा यूट्रस है, ये ओवरी है जहां से अंडबीज होता है, और ये पूरा ये नली जो दिखती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसमें से ओवम ट्रांसफर होके यूट्रस में आ जाता है। तो ये नॉर्मल ओवरी की जगह यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी फ्लूइड भरी हुई सिस्ट, पानी की गांठें, या तो उसको हम बोलते हैं कि फ्लूइड की गांठें दिखती है। तो इसको पॉलीसिस्टिक ओरिएंट डिसीज बोलते हैं। आप सब बहुत अवेयर हो इसके बारे में। कोई बता सकते हैं क्या 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 सिम्टम्स हो सकते हैं पीसीओएस में, पीसीओडी? ये दोनों एक ही है, पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम या तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, दोनों एक ही है। तो कोई बता सकता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं टू स्पीक आउट। माइक का जो बटन है वो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस। हाँ हाँ, चैट में लिखा किसे? ओके, गुड। ओके, एनी अदर? बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज्यादा होता है, वेरी बॉडी गुड। वेट ज्यादा होता है, इरेगुलर में ये होता है पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स। गुड। तो वेट गेन, यस, वेट गेन। वेट गेन होता है, वेरी गुड। तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के लक्षण हमें दिखा जाता है। तो पीसीओडी क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर विथ एनलार्ज ओवरी एंड स्मॉल सिस्ट। उसका रीजन पता नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन बॉडी में जब मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, दोनों हार्मोन्स होते हैं, लेडीज में भी मेल हार्मोन का लेवल होता है, लेकिन वो बहुत निग्लिजिबल होता है, लेकिन कोई वजह से वो लेवल बढ़ जाता है, तब पीसीओडी के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कई लोगों को तो पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। 70% ऑफ वुमन ये डायग्नोस होते हैं पीसीओडी से। तो इतना कॉमन है, आप समझ सकते हो कि पीसीओएस कितना कॉमन है। तो क्या कॉजेज है? तो पहला कॉज है इंसुलिन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके आसपास पानी है, लेकिन आप वो पानी पी नहीं पाओगे तो प्यासे रह जाओगे।
तो क्या होगा, इसी तरह की बॉडी में इंसुलिन है लेकिन वो सेल उसको एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, उसको ले नहीं सकते, तो बॉडी में एक इंसुलिन की डेफिशिएंसी डेवलप होती है, तो बॉडी और इंसुलिन पैदा करने के लिए मैसेज देती है। तो वो इंसुलिन के साथ साथ एंड्रोजन्स प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मतलब वो मेल हार्मोन है। तो जिसकी बॉडी में इंसुलिन लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इसको एंड्रोजन्स प्रोडक्शन, मेल हार्मोन्स बढ़ जाएगा और उसकी वजह से पीसीओडी होने की चांसेस है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फेक्शन रहता हो, उस वो भी एक रीजन है, हेरिडिटरी भी एक रीजन है, और अभी बताया कि कोई भी वजह से अगर आपके मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो भी एक रीजन हो सकता है। आपने बता दिया है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला है वही कि इरेग्युलर पीरियड्स, ज्यादातर पीरियड्स लेट होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होता है, मतलब पीरियड्स लेट आएंगे, 2 महीने 3 महीने आएंगे, और आएंगे तो इतने हैवी आएंगे कि 5-6 दिन 7 दिन हफ्ता भर चलेंगे। बॉडी के पार्ट में जहां बाल नहीं होना चाहिए, जैसे फेस पे, या तो जी चेस्ट पे भी होते हैं, ब्रेस्ट पे भी बाल दिखते हैं, तो जहां बाल नहीं होने चाहिए लेडीज में वहां बाल दिखते हैं, पिंपल्स होते हैं, इवन बाल्डनेस भी होता है, बाल चले जाते हैं, और डार्क स्किन अराउंड द नेक, अंडर द ब्रेस्ट, ग्रोइन एरिया, ये सब जगह पे स्किन डार्क हो जाती है। तो ये सब इसमें क्या होता है कि आप जो देख सकते हो यहाँ, जो ओवरीज में ये सिस्ट होने की वजह से ओवम डेवलप ही नहीं होता है, अंडकोश जो डेवलप होना चाहिए वो अंडकोश डेवलप ही नहीं होता है, और जब तक अंडकोश डेवलप नहीं होता है, ओवम डेवलप नहीं होता है, तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो यहाँ वो उसका डेवलप नहीं होने की वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं, और पीरियड्स नहीं आते हैं इसलिए सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो हमने कॉजेज भी देख लिए, उसके सिम्टम्स भी दिखे, और अगर पीसीओएस को आपने ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है, तो बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज, या तो प्रेगनेंसी के वक्त हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ के चांसेस बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब किसी को ब्लड प्रेशर या तो शुगर लेवल या कोलेस्ट्रॉल के काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं। तो इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स, और आजकल मैंने यंग गर्ल्स में बहुत देखा है कि बहुत कॉमन है, बहुत। और भी कॉम्प्लिकेशन में टाइप 2 डायबिटीज, स्लीप एपनिया, मतलब नींद में से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाना तो पेशेंट बैठ जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम, और कैंसर तक के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए। उसका डायग्नोसिस कैसे होगा, तो उसका डायग्नोसिस जो सोनोग्राफी के रिपोर्ट से हो सकता है कि नॉर्मल आप सोनोग्राफी करोगे तो डॉक्टर पैथोलॉजी रिपोर्ट में आएगा कि उसके ओवरी पे सिस्ट है और उसकी वजह से प्रॉब्लम है, और हार्मोनल टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि पीसीओडी है। और ट्रीटमेंट मैं मेरे पेशेंट को पहले ही दिन बोलता हूँ कि आपको होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप एक्सरसाइज करोगे तो ही दवाई काम करेगी, वरना नहीं करेगी। तो आपकी जो लाइफस्टाइल चेंज है वो करना पड़ेगा, वरना ये दवाई वर्क नहीं करेगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा मैं बहुत पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, और कुछ भी करके आपका वेट कम करो। तो दवाई कोई भी करो, लेकिन एलोपैथिक में हार्मोनल थेरेपी देते हैं, लेकिन विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट योगा ये कभी ठीक नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ दवाई के भरोसे अगर आप पीसीओडी और पीसीओएस ट्रीट करना चाहते हो तो कभी नहीं होगा। ये डॉक्टर पीसीओएस पीसीओडी जब प्रॉब्लम होता है वो अपने आप थोड़े साल के बाद क्योर हो जाता है, ऐसा हो सकता है कि उसको ट्रीट करना ही पड़ता है? नहीं, अगर हार्मोनल लेवल ठीक हो गया कोई भी वजह से, आपने एक्सरसाइज किया या तो वेट कम किया, और आपकी बॉडी में कोई भी वजह से, सपोज एक पीरियड था कि जहां आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया हाँ। और उसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन चेंज हुए,
लेकिन वो स्ट्रेस चला गया और बॉडी के हार्मोन्स रेगुलर हो गए तो वो चला भी जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर आज बहुत कॉमन है, कोई भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, और ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है कि हमें डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप पहले आए होते या तो शुरू में पता चल गया इसलिए बहुत अच्छा है, वरना लंबी ट्रीटमेंट हो जाती या तो आगे स्प्रेड हो जाता। तो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे ज्यादा ये है कि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, जितना जल्दी आपको उसका डायग्नोस होगा, इतना बहुत अच्छा है। तो ये अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। तो मेनली तो लंप यानी कुछ गठान जैसा बन जाती है, वो पार्ट ठीक हो जाता है। तो वो जो ब्रेस्ट का दूसरे पार्ट की जगह वो पार्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, एंटायर ब्रेस्ट में छोटे छोटे रेड स्किन पे कुछ दाने बन जाते हैं, या तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या तो कुछ पार्ट में स्वेलिंग आ जाता है पूरे ब्रेस्ट में, या तो कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाता है। निपल में से डिस्चार्ज होता है, मिल्क के अलावा और कोई डिस्चार्ज होना, ब्लीडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, और निपल और ब्रेस्ट के पिलिंग हो जाता है, ठीक हो जाता है, करचली जैसा बन जाता है, और जो आपके ब्रेस्ट का शेप है वो चेंज हो जाता है, जो नॉर्मल शेप से आपको अलग दिखेगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। तो मेन ये है कि लंप दिखना, और दूसरा ये है कि उसके निपल में से डिस्चार्ज आना और उसका शेप चेंज हो जाना। Doctor, someone has asked how can we differentiate between lymph nodes and this just ओके minute, lymph nodes and tumor in breast. ओके। लिम्फ नोड आप यहाँ जो एक्जिला के पोर्शन में जो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, वो लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड कहीं पर भी बॉडी में होते हैं, सबकी बॉडी में। वो लसिका ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, वो बॉडी में कहीं पर भी होता है। तो जब भी कोई भी इंफेक्शन होता है, जब सपोज मैं एग्जांपल दूं कि हमें टॉन्सिल होता है, तो हमें यहाँ एक ग्लैंड, यहाँ सूजन दिखती है, गठन दिखती है, इसको लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। तो लिम्फ ग्लैंड बॉडी में कहीं पर भी हो, कैंसर का इन्फेक्शन हो कि नॉर्मल इन्फेक्शन हो, तो नजदीक में जहां भी उसका कलेक्शन सेंटर होगा वहां स्वेलिंग आ जाएगा, पेन होगा। तो ब्रेस्ट में ट्यूमर तो ब्रेस्ट में होगा, लेकिन उसकी इफेक्ट यहाँ लिम्फ ग्लैंड में उसका सूजन दिखाई देगा। तो आपको आपके एक्जिला में भी देखना है कि वहां तो कोई सूजन नहीं आया है, तो पहले प्रॉब्लम ब्रेस्ट में शुरू होगा और उसकी इफेक्ट लिम्फ ग्लैंड में, तो एक्जिला में, अंडर आर्म में जो लिम्फ ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आएगा, आ जाएगा। और मेमोग्राफी के लिए कौन सी एज होती है? बताता हूँ मैं। हाँ, मैं वो आएगा ही ना जी, हाँ, अभी he will explain. हाँ, आ गया मेमोग्राफी। Yes. मेमोग्राफी में यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि अब 40 इयर्स के बाद हर साल या हर 2 साल पे करवाते रहो। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में है या ऐसा कुछ हो तो आपको ज्यादा कॉन्शियस रहना है। लेकिन मेमोग्राफी के पहले आपको सेल्फ एग्जामिनेशन में बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। रेगुलर आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो, थोड़ा भी लगे तो सोनोग्राफी करवा सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि मेमोग्राफी भी एक एक्सरे है, उसके रेडिएशन आपको हेल्प करते हैं। और कई पेशेंट बोलते हैं कि वो प्रेशर आता है मेमोग्राफी के मशीन में। आप बताऊं मैं, ये मेमोग्राफी का मशीन है जहां ब्रेस्ट को रख के, ये दूसरा है, तो थोड़ा प्रेशर आता है और ये रेज आते हैं, तो रेज कई बार नुकसान करता है। तो बहुत फ्रीक्वेंट किए बिना आप ये करवा सकते हैं। तो मेमोग्राफी यूजुअली 40 के बाद करवाना चाहिए, लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो ज्यादा उसको ध्यान रख के रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। तो गोल ऑफ मेमोग्राफी इज द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। सोनोग्राफी से भी पता चलता है, तो शुरू में आप सोनोग्राफी करवाओ। सोनोग्राफी
हार्मलेस है, उसमें रेज नहीं है, एक्सरे के किरण नहीं है, वो सिर्फ साउंड का वेव्स होते हैं, तो वो इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन मेमोग्राफी थोड़ा बहुत हार्मफुल है, लेकिन जो जरूरी है वो तो करवाना ही पड़ेगा। तो ये मशीन है मेमोग्राफी का, जहाँ ब्रेस्ट और ऊपर से एक्सरे के रेज छोड़ के, जैसे हम नॉर्मल एक्सरे निकलते हैं वैसे एक्सरे निकलता है। अब ये बात आपको मेमोग्राफी के अलावा भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करना चाहिए? तो इस पोजीशन में खड़ा रहना है आपको मिरर के सामने, जहां आपके शोल्डर स्ट्रेट एंड आपके दोनों हाथ आपके हिप्स पे होना चाहिए। क्या देखना है आपको कि ब्रश की साइज में तो कुछ आपको चेंज नहीं दिखता है, शेप में कोई चेंज नहीं दिखता है, ब्रश के कलर को देखता है, और कहीं आपको स्वेलिंग तो नहीं दिखाई देता है, कहीं कोई खड्डा टाइप दिखता हो, या तो कहीं पे कोई पार्ट उपसा हुआ दिखता है, या तो निपल को देखना है कि निपल में कोई चेंज दिखता है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज दिखता है। निपल अंदर चली जाती है, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में निपल अंदर चली जाती है, या तो कहीं रेडनेस दिखाई दे, कोई रैशिश दिखाई दे। तो ये सब आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन ही करना है मिरर के सामने। तो ये पहला स्टेज है। हाथ स्ट्रेट करके अपने हिप्स पे रख के आप लोग मिरर के सामने तैयार होने में तो बहुत टाइम निकालते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि महीने 2 महीने में थोड़ा 10 मिनट ये देखने में Perfect. के लिए भी आप निकालो। ये सेकंड पोजीशन है, वही चीज आपको देखना है, लेकिन पहली पोजीशन आपके हिप्स पे हाथ रखे आप, अभी आपको हाथ ऊपर करके वही चीजें देखना है। ये सेकंड पोजीशन है कि उसके शेप और निपल को मिरर के सामने देखना है। फिर आपको लेट जाना है और लेफ्ट ब्रश का एग्जामिनेशन राइट हैंड से और राइट ब्रश का एग्जामिनेशन लेफ्ट हैंड से करना है। तो आपको कुछ हाथ को ऐसे जोड़ के, उसकी उंगलियों को जोड़ के निपल से शुरू करके ऐसे सर्कुलर मूवमेंट्स में पूरे ब्रश को एग्जामिन करना है, राइट। वैसे ही एग्जामिनेशन, ये जो फोटो है वो शावर के नीचे एग्जामिन करते लेडी है, क्योंकि एक हाथ ऊपर करके आपको वैसे जो लेटे लेटे किया वैसे ही लेफ्ट को राइट हैंड से, राइट को राइट ब्रश को लेफ्ट हैंड से, लेकिन खड़े खड़े। और शावर के लिए इसलिए कि शावर की वजह से वो पार्ट थोड़ा ये हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, तो स्लिपरी की वजह से एग्जामिन करना आसान हो जाता है। इसलिए शावर के नीचे करना चाहिए, वो ज्यादा मतलब बॉडी वेट हो तब करवाना ज्यादा अच्छा है। तो ये था पूरा सेल्फ इंडिकेशन कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत दुख के साथ बताता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, यंग एज में भी मैंने देखे हैं, और उसकी ट्रीटमेंट बहुत लेंथी है, और कैंसर के नाम से ही पूरा पेशेंट आधा ने तो पूरा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज 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 आप थोड़ा टाइम इस पर जरूर निकालना, और बी केयरफुल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अवेयरनेस फॉर टूडेज। सर एक वो है कि वन टाइम फाइब्रो एडेनोमा इन ब्रेस्ट, सो व्हाट वी केयर। देखो, हर एक ट्यूमर, हर एक गठान बॉडी में होता है, वो कैंसर नहीं होती है। सिंपल कैंसर मतलब सिंपल ट्यूमर भी होते हैं, जैसे फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस, हम पता है कि गर्भाशय में गांठ होना, तो वो गांठ कोई कैंसर की नहीं होती है। इसी तरह ये बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। एक बार आपने गठान फील किया और पता चला कि बिनाइन ट्यूमर है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है, उससे कोई कोई प्रॉब्लम भी स्पेशल नहीं केयर होना चाहिए, होती नहीं है। कोई वो ठीक भी नहीं होगा, और उसका कोई ये भी नहीं करना है अगर बिनाइन है तो। अगर वो मैलिग्नेंट है तो ही आपको और उसमें भी बहुत सारे स्टेजेस है, और अभी तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी अच्छी डेवलप हुई है, तो उसमें कोई इतना चिंता वाली बात नहीं है। और कैल्सिफिकेशन इन ब्रेस्ट हो। वही हुआ कि वो कैंसर के अलावा कोई भी ग्रोथ हो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है इतना। फिर भी कॉस्मेटिक पर्पस उसका ऑपरेशन होता है,
वो ब्रश के नीचे से वो ऑपरेट करके उसको निकालते हैं ताकि स्कार भी नहीं दिखाई दे। मेनोपॉज, ये पुरुष अब तू रुक जा, मेरी एज हो गई है, ऐसी वुमन बोलती है, इसलिए मैन ओ पॉज। ओके, सेम यूट्रस, ओवरी, ये पूरा हार्मोन्स का ही गेम है। जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो उसका ओवरी में से सिक्रेशन होता है और वो सिक्रेशन कम हो जाता है, इसी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ओवरीज के मेन दो फंक्शन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बनाना, और उसमें कुछ इसके बाद उसका लेवल डिस्टर्ब होता है, उससे सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। व्हाट इज मेनोपॉज, वो अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब भी मंथली साइकिल बंद होती है उसको मेनोपॉज बोलते हैं, और मेनोपॉज की स्टेज है, ये अनएवॉइडेबल चेंजेस है, एवरी वुमन की लाइफ में आने ही वाला है, तो उसके लिए हमें तैयार रखना है। प्री मेनोपॉज मतलब एग्जैक्ट पीरियड्स बंद नहीं हुए हैं, लेकिन पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं, तो उसको प्री मेनोपॉज बोलते हैं। दूसरा पेरी मेनोपॉज, 8 से 10 साल पहले अगर सपोज किसी को 45 पे पीरियड्स बंद हुए, तो उसके पहले के जो 8-10 साल है उसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। और ज्यादातर जो सिम्टम्स हम फील करते हैं फीमेल में, वो पेरीमेनोपॉज के ही सिम्टम्स होते हैं। तो पेरीमेनोपॉज में पीरियड्स थोड़ी इरेगुलर होते हैं, लेकिन वुमन प्रेग्नेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कि पेरीमेनोपॉज आ गया तो प्रेगनेंसी नहीं हो, अगर मेनोपॉज आ गया, पोस्ट मेनोपॉज हुआ, तब प्रेगनेंसी नहीं होगी। मेनोपॉज तो 45 टू 55 की एज में आता है, और आपको लास्ट पीरियड आए उसके 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, मतलब 1 साल पीरियड्स नहीं आए, तब आपको समझना कि आप मेनोपॉज में आ गए। ऐसा नहीं कि 3 महीने पीरियड्स आए और फिर से आए 3 महीने के बाद, तो आप पेरीमेनोपॉज फेज में है। लेकिन 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए, तब आप मेनोपॉज में आ गए। और मेनोपॉज के बाद का टाइम पोस्ट मेनोपॉज। तो मेन सिम्टम्स है, पेरीमेनोपॉज के हम सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इरेगुलर पीरियड्स, ये सबसे बड़ा, कि लेट आएगा, लंबा चलेगा, फ्लो में भी कभी लाइट और कभी हैवी होता है, कुछ पीरियड्स स्किप हो जाते हैं। हॉट फ्लशिश, ये सबसे मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन है, कि बस एसी में बैठे, मतलब एकदम चालू कर देना पड़ता है, विंटर में भी ऐसी पोजीशन हो जाती है। स्लीप के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत कॉमन। मूड स्विंग बहुत होते हैं, एक कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल बन जाता है, कि फैमिली मेंबर्स को भी ऐसा लगे कि अभी तो तू हंस रही थी, एकदम क्यों तेरा मूड चेंज हो गया, क्यों अब एकदम गुस्सा करने लगी, या तो तू एकदम क्यों रोने लगी। तो डिप्रेस भी होता है, इरिटेट भी मूड हो जाता है। ड्राइनेस ऑफ वजाइना, तो जो बॉडी में वजाइना, सॉरी, बॉडी में ड्राइनेस होता है, उसकी वजह से सेक्स वगैरह में काफी पेनफुल होता है। यूरिन और वजाइना में इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द लो एस्ट्रोजन। और टिश्यू जो होते हैं, बॉडी के टिश्यू, वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो वो होल्ड नहीं कर पाते यूरिन बैग को, उसकी वजह से भी यूरिन कंट्रोल लॉस हो जाता है। हाँ, कई लोगों को ऐसा होता है कि खांसी हल्की सी खाए या छींक आए तो भी वो थोड़ा यूरिन पास हो हाँ, जाता है, ऐसे तो कई। हाँ, इसमें मिनरल हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट। यस। स्टूल को रोकते हो, उस तरह से रोको, ताकि वहां के मसल्स थोड़े स्ट्रांग हो। तो यस। उस तरह के आपके कोई अच्छे आसन हो तो हाँ आप बता सकते हैं, हाँ कि हाँ। जहाँ के वो पेल्विक के सारे मसल्स को स्ट्रांग करना है हमें। हाँ, हम तो बंधन जो अप्लाई करते हैं ना, वो वही चीज होती है कि हाँ, हम एनएस लॉक करते हैं, एब्डोमेन लॉक हाँ, करते हैं।
वही। तो उसमें हम इनडायरेक्टली पेशेंट को योगा ही बोलते हैं कि इस तरह का आप करना, ताकि वो पेल्विक मसल्स स्ट्रांग हो जाए। और फर्टिलिटी, जो आपकी प्रेग्नेंट होने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और खास ये है कि ऐसा नहीं कि पेरीमेनोपॉज में आप अगर बर्थ कंट्रोल कुछ भी यूज करते हो तो बंद कर देना चाहिए, नहीं। जब तक 1 साल तक पीरियड नहीं आए उसके बाद आप ये बर्थ कंट्रोल जो भी आप साधन यूज करते हो उसको छोड़ दो, बराबर है। बाकी पेरीमेनोपॉज में करना चाहिए, वरना उसमें भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है। सेक्सुअल फंक्शन में चेंज आता है, कभी सेक्सुअल डिजायर हाई हो जाती है तो कई बार लो हो जाती है, तो उसमें भी काफी चेंजेस दिखते हैं। बोन में से कैल्शियम लो हो जाता है, और इस तरह इसलिए ही ये शेप हमारा आता है, आगे हम झुक जाते हैं। तो कैल्शियम इंटेक बढ़ा देना चाहिए। जब भी आप मेनोपॉज में आओ तो कैल्शियम इंटेक बढ़ा देना चाहिए, कैल्शियम एंड विटामिन D3। वो सर नेचुरली बढ़ाना चाहिए कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी लेने चाहिए? अभी तो आप कोई भी मेनोपॉज के अभी 30-35 साल के हम पेशेंट को भी देख करवाते हैं तो B12 और D3 तो बहुत कॉमन है। कम होते हैं, हाँ। बहुत कॉमन है कि B12 D3 डेफिशिएंसी तो आप सबको है। तो उसके लिए अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मेरा यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड विटामिन D डेफिशिएंसी, डॉक्टर केतन शाह लिख के देखोगे हाँ। तो क्या क्या सिम्टम्स हो रहते हैं वो सब पता चल जाएंगे कि। और मेनली लोग ये मानते हैं कि हम वेजिटेरियन है इसलिए डेफिशिएंसी है, ऐसा नहीं है। हम मेरे पास नॉनवेज खाने वाले पेशेंट है, उनमें भी ये डेफिशिएंसी है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड सन एक्सपोजर बढ़ा देना चाहिए हमें। ये कॉमन है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, रागी वगैरह में भी शायद कैल्शियम है। अच्छा। तो हाँ। वो आपके जो वैशाली बहन आने वाले हैं वो शायद डिटेल में बताएंगे। मेनोपॉज में एक और होता है कि हमारी आर्टरी में आप देख सकते हो कि जो येलोइश पार्ट है वो बढ़ता जा रहा है और रेड पोर्शन कम होता है। मतलब एक आप कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हार्ट अटैक वगैरह आने के भी चांसेस रहते हैं। किसको ज्यादा अर्ली मेनोपॉज हो सकता है, तो स्मोकिंग हो सकता है, या तो कोई पेशेंट की मदर को अगर 35 ईयर्स में पीरियड से ली जाए तो उनको भी चांसेस है कि जल्दी चला जाए, या तो कैंसर की ट्रीटमेंट या हिस्टेक्टोमी, गर्भाशय निकाल लिया हो, ये सबको ये कॉमन है। अभी कितना टाइम हुआ? ऑलमोस्ट 3। ओके, तो मैं आगे और थायराइड वगैरह लेना चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इफ एवरीबडी इज विलिंग टू अटेंड तो कर सकते हैं हम नहीं नहीं, थोड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ओके। क्योंकि वी शुड स्टिक आवर टाइम। ओके। एक बात बता दूं कि मैं होम्योपैथ हूँ, और होम्योपैथी के बारे में मैं 2 मिनट बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक सिस्टम ऐसी है कि ये सबके सब डिजीज का इलाज पॉसिबल है। लेकिन होम्योपैथिक में हम रोग को नहीं देखते हैं कि डिसमेनोरिया है या मेनोपॉज है, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स को, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेके हम उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे रोग कोई भी हो, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। और ये उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सारी चीजें नेचुरल चीजों में से बनी हुई रहती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये कोई भी डिजीज में आप ले सकते हो। इवन हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के भी पेशेंट आते हैं कि चाहे एलोपैथिक चल रही हो, लेकिन वो उसकी ट्रीटमेंट की जो साइड इफेक्ट नहीं हो, उसके लिए भी वो लोग होम्योपैथिक दवाई लेते हैं। तो और भी ये सारे डिजीज को छुटकारा पाने के लिए आप सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस, साथ में कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। और मेनोपॉज में जो वजाइनल ड्राइनेस आ जाता है उसके लिए आप जेली वगैरह यूज कर सकते हैं। और सारे पेशेंट में आप PCOS देखो या मेनोपॉज देखो या कोई भी डिजीज में मैंने देखा है कि योगा और डाइट का बहुत अच्छा रोल रहता है। इन शॉर्ट, आपको आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, तो लाइफस्टाइल को जितना चेंज करोगे, आपके डाइट में जितना चेंज करोगे, तो आप रोगों से दूर रहोगे, या तो रोग होगा तो भी उसकी इफेक्ट आपको कम महसूस होगी।
ओके, मतलब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। एक और है, हाउ डू वी मैनेज हार्मोनल स्विंग्स इन पेरीमेनोपॉज ड्यूरेशन विच इज 8 to 10 years लॉन्ग, स्पेशली एस्ट्रोजन? देखो वो तो नेचुरल थिंग्स है कि जैसे जैसे आप पेरीमेनोपॉज में आएंगे तो हॉर्मोन्स का तो कम होगा, और हॉर्मोन्स को एक बढ़ा नहीं सकते। बहुत अगर बहुत मूड स्विंग हो सकती है तो आप हॉर्मोन्स ले सकते हैं ओरली, हार्मोनल पीस भी आती है। लेकिन वो भी बहुत, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हॉर्मोन्स लेने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर मैनेजेबल हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दवाई में मत जाइए, या तो आप सेफ होम्योपैथी आयुर्वेदिक ऐसी कोई ट्रीटमेंट लीजिए, या तो बेस्ट मैंने बोला ना कि योगा। इसमें सबसे मैंने मेरे पेशेंट को भी मैंने देखा है, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ओरल पिल्स वगैरह ले सकते हो, हार्मोनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन लाइफस्टाइल एंड स्टार्टिंग टाइम ऑफ मेनोपॉज? नहीं, अच्छी लाइफस्टाइल, हाँ वो आपने देखा नहीं यहाँ की, अगर आपकी स्ट्रेस में रहते हो, देखो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके हार्मोन्स को इम्बेलेंस कर देता है। तो स्ट्रेस वगैरह में रहते हो, या तो आपकी ओबेस पेशेंट हो तो ओबेस पेशेंट वगैरह में भी हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी दवाइयों की भी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होती है। अगर आप डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर, उसकी दवाइयाँ भी लेते हो तो उसकी भी बॉडी पे इफेक्ट आती है। तो जितनी, अगर इम्प्रॉपर स्लीप लेते होगे तो भी आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे। तो नेचुरली की लाइफस्टाइल की तो बहुत इफेक्ट रहती ही है, नॉट ओनली मेनोपॉज, कहीं पर भी कोई भी जगह पे। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, इन मेडिसिन फॉर मेनोपॉज, जैसे कैल्शियम B12 की डेफिशिएंसी होती है तो वो उसके लिए होम्योपैथी का कोई जनरल कोई ऐसी मेडिसिन है कि वी कैन टेक के पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट होती है? नहीं देखो, मैं जैसे विटामिन आपकी बॉडी में कम बनता है तो डायरेक्ट विटामिन बार से लेना है, तो आप ये फूड सप्लीमेंट्स है। तो उसमें होम्योपैथिक एलोपैथिक ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एलोपैथिक की जो दवाई मिलती है, या तो अभी फोर्टिफाइड फूड मिलते हैं कि अगर आप कॉर्नफ्लेक्स भी खाओगे तो उसमें भी विटामिन B12 और कैल्शियम वगैरह ऐड करके, या तो अभी ऐसे मिल्क मिल्क अवेलेबल है जिसमें ऑलरेडी B12 और D3 वगैरह ऐड किया हुआ होता है। तो उसमें एलोपैथिक होम्योपैथिक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 6x, जो बायोकेमिक मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 6x। वो होम्योपैथिक 3-3 गोली 3 बार आप महीना, 2 महीना, 3 महीना रेगुलर ले सकते हैं, और वो जनरल है, उससे कोई किसी को नुकसान नहीं होगा, और D3 कैल्शियम में अच्छा रिजल्ट देती है वो। और यूट्रस रिमूव जो कर ले, जिनका हो जाता है उनको भी मेनोपॉज आता है, आ सकता है? हाँ, इसमें दो बातें हैं कि जो यूट्रस के और ओवरी, कई केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को लगे कि ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओवरी रखते हैं, तो उनको तो ओवरी होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जिसकी ओवरी निकाल ली है यूट्रस के साथ, उनको मेनोपॉज जल्दी आ सकता है कि ओवरी में से ही ये सारे दोनों हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो अगर ओवर ही रहा और सिर्फ यूट्रस निकाला तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जरूर कि ओवर ही निकाल लिया तो प्रॉब्लम आ सकते हैं, मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को कोई पूछने हो क्वेश्चंस कुछ भी? Why do women from certain cultures like Japanese see generally less menopause related symptoms? मैडम, जापानीज को मेनोपॉज नहीं, उनकी लाइफ आप देखो 105 110 साल है। मेरा एक वीडियो है जिसमें जापानीज डॉक्टर 105 या 7 साल तक कैसे वो हेल्दी रहा वो बताया है, और उसने यही बताया है कि हम रेगुलर बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अपना काम हम खुद करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो नेचुरली कि हमारी लाइफस्टाइल ही है, वहाँ फाफड़ा जलेबी शायद नहीं मिलते हैं इसलिए। True. उनका वैसे भी लाइफस्टाइल में मतलब ग्रीन टी वगैरह जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सब्सटेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं उनकी डाइट में, वो एंड लोग लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा होते हैं।
वो लोग रेगुलर पीते हैं, हम फैशन में पीते हैं। हाँ। सर आपका किसी ने एड्रेस पूछा है क्लिनिक का एंड टाइमिंग्स। ओके, मेरे 2 क्लिनिक है, बोडकदेव में और नवरंगपुरा में। और आप डॉक्टर केतन शाह गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। फिर भी मेरे जो अपॉइंटमेंट का नंबर है मैं शेयर कर देता हूँ, 9081011511, मैं चैट में लिख देता हूँ, ठीक है। I just want to ask a question. या See, as a professor of a college, many of my students are diagnosed with PCOD. So, one thing what you suggest is exercise. But what is the homeopathic medicine? Because many of them end up taking contraceptive pills, as an easy way out. So, can you tell us, like, specifically where the periods are delayed and the problem that it is? in homeopathy, not a specific remedy for a specific disease. We generally, for new case, we ask detailed history of the patient, 45 minutes, 15 मिनट्स, 1 घंटा हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, नॉट ऑन पीसीओडी, कोई भी डिजीज में, और फिर उसकी दवाई देते हैं। तो होम्योपैथिक में रोग की दवाई नहीं है, डिजीज की दवाई नहीं है, रोगी की दवाई है, मतलब पेशेंट की दवाई है। सपोज 2 पीसीओडी के पेशेंट है, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल, दोनों का शरीर का बंधारण, एक को खट्टा अच्छा लगता है, दूसरे को मीठा अच्छा लगता है। तो जो भी इस तरह के हम होलिस्टिक अप्रोच करके पेशेंट को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके उसकी मेडिसिन निकालते हैं, चाहे वो फिर रोग कोई भी हो, वो पर्सन की दवाई होती है, रोग की नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। ओवरी में पानी की गांठ, just a minute. पानी की गांठ होने से पीरियड्स ना आए, ऐसा हो सकता है? हाँ, वो वही रीजन है ना कि वो गांठों की वजह से ही जो अंडकोश बनता है, अंडाशय में अंडकोश बनता है, ओवम बोलते हैं, और वो ओवम इमेच्योर बनते हैं, वो पूरा मैच्योर होते ही नहीं। जब तक इसमें क्या होता है कि ओवम मैच्योर होगा और वो ट्रैवल होके गर्भाशय में आएगा। अगर उसको स्पर्म मिला तो वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होगा। अगर स्पर्म से उनका मिलन नहीं हुआ तो जो पूरी उन्होंने यूट्रस में पूरी तैयारी हो जाती है प्रेगनेंसी को रिसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए पूरा यूट्रस तैयार होता है, लेकिन ओवम नहीं मिला, अरे स्पर्म नहीं मिला, तो ओवम ऐसे ही वो पूरी बेड खाली हो जाती है, वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाती है। जो भी उसको वेलकम करने के लिए प्रिपेयर्ड हुआ है यूट्रस, वो पूरा ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ओवम ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो वेलकम किसको करेंगे? तो वो तैयार ही नहीं होगा यूट्रस उसके पीरियड्स के लिए। तो जब भी इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं ओवम, इसलिए पीरियड्स आते ही नहीं है। इसलिए तो पीसीओएस में डिलेड मेंसेस होते हैं। How to avoid PCOD? What care to take for and during PCOD? When to take medicine for to avoid? How long can we avoid taking PCOD medicine? देखो, जब भी पता चले तो तुरंत ही करना चाहिए, क्योंकि अभी बाद में क्या होगा कि उसको मैरिज में प्रॉब्लम आएंगे, यानी प्रेगनेंसी वगैरह करने में प्रॉब्लम आएगी अगर पीसीओडी रहा तो। और पीसीओडी की वजह से वेट गेन होता है, और वेट गेन भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा कि जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ होता है वो लेडीज को बहुत परेशान करता है, मेंटली उससे पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। अनवांटेड हेयर ग्रोथ, या तो मैंने बताया डार्क सर्कल हो जाते हैं नेक के आसपास में, उससे प्रॉब्लम होता है। तो हो सके इतना जल्दी ही पीसीओडी की ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स नहीं आएंगे और बात और भी सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। फिर उसको मैरिज में और मैरिज के बाद फर्टिलिटी में वो प्रॉब्लम होगा। इसलिए जैसे सर मेरे यहाँ एक क्लाइंट आती थी,
तो उन्होंने पहले जब मैंने ज्वाइन किया तब उनको यही प्रॉब्लम था, और वो जो गायनिक को कंसल्ट करते थे वो एवरी मंथ उनको कुछ पिल्स देते थे, देन शी गेट्स हर पीरियड, और फिर हैवी फ्लो और वो सब तो ठीक है, वो सब तो परेशानी थी ही। फिर आफ्टर शी स्टार्टेड योगा और फिर उनका वो दवाई छूट गई पूरा। शी ओनली मेंशन कि नहीं मेरे आपके यहाँ मैंने ज्वाइन किया 3 महीने में मेरा पूरा वो क्लियर हो गया, नाउ आई डोंट नीड टू टेक मेडिसिन। ऐसा 8-9 महीने शी प्रैक्टिस हियर। फिर ये लॉकडाउन आ गया, अगेन शी स्टॉप प्रैक्टिस बिकॉज शी वॉज नॉट कंफर्टेबल डूइंग ऑनलाइन। तो वो 6 महीने में उनका फिर से साइकिल डिस्टर्ब हो गया। नाउ शी इज अगेन ऑन द मेडिसिन, और अभी ऑफलाइन मैंने जब स्टार्ट किया शी जॉइंड मी अगेन। तो उन्होंने यही बोला कि योगा करती हूँ तब मुझे मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है, अदरवाइज फॉर द होल ईयर शी हैज टू टेक मेडिसिन। तो उसके बगैर उसको आते ही नहीं है पीरियड्स। तो इज इट सेफ, मतलब इतना लॉन्ग पूरी जिंदगी कितना लेंगे, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस इज देयर, तो पूरी जिंदगी कैसे, तो हार्मोन को ट्रीट करना चाहिए कि मेडिसिन तो पूरी जिंदगी का तो ले नहीं सकते कोई। तो यूजुअली एलोपैथिक में क्या होता है कि वो रूट कॉज में जाते ही नहीं है, वो यही देखते हैं कि भाई आपके हार्मोन डिस्टर्ब है, रिजल्ट मिल जाए, यस। आपके हार्मोन डिस्टर्ब है तो आप हार्मोन्स ले लो। लेकिन हाँ, हार्मोन क्यों डिस्टर्ब हुए, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हुए, क्यों हुए, वो हम देखते नहीं। और दूसरा कि हमने देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो हाँ, बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से मेल हार्मोन बन जाता है। तो आप जब भी एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो सिर्फ ये नहीं, बॉडी के सारे हार्मोन्स नॉर्मल होते जाएंगे, चाहे हाँ। थायराइड हो, इंसुलिन भी एक हार्मोन है वो भी नॉर्मल होगा, आपके मेल हार्मोन्स कम हो जाएंगे। तो आप सभी दृष्टि से उसको ट्रीट कर रहे हो, तो दवाई तो लेना ही नहीं चाहिए। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि विदाउट एक्सरसाइज आप पीसीओडी को ठीक ही नहीं कर सकते। ओके। थायराइड रीजन से मेनोपॉज में प्रॉब्लम होता है? सारे हार्मोन एक दूसरे को रिलेटेड ही है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि थायराइड हो उसको मेनोपॉज जल्दी आ जाए, कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थायराइड हार्मोन्स भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाता है, जैसे बाल जल्दी चले जाते हैं, बॉडी में ड्राइनेस आती है, वेट भी बढ़ता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो एक सारे हार्मोन एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरे को थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करेगा ही। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जिसको थायराइड हो उसको मेनोपॉज जल्दी आ जाए, कि ऐसा कुछ नहीं। What is the reason of early periods and heavy bleeding, especially periods after delivery? नहीं, वो उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। तो सपोज पीरियड्स के 1-2 3 साइकिल वो हैवी है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन फिर अगर वो ज्यादा है तो उसके लिए सोचना चाहिए। और कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड होते हैं, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर बोल रहे हैं, वो फाइब्रॉइड की वजह से भी कई बार पीरियड्स हैवी आते हैं। तो अगर 35 के बाद अगर पीरियड ज्यादा है तो फाइब्रॉइड के चांसेस देख लेना चाहिए, वो सोनोग्राफी से पता चल जाता है। ओके। 8-9 महीने का अगर किड हो और अभी भी हैवी फ्लो आ रहा हो और वीकनेस वगैरह फील हो रहे हैं, सब मिनरल्स कम हो रहे हैं बॉडी से, जैसे B12 D3 ये सब डेफिशिएंसी, तो दे शुड गेट इट चेक ना। जरूर वो चेक भी करना चाहिए, और सोनोग्राफी से पता चलेगा कि जो इंडोमेट्रियम थिकनेस बोलते हैं, हाँ, वो अंदर बोलते हैं कि आपकी लेयर मोटा हो गया, वो सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिख के आता है, वो हाँ। भी एक रीजन हो सकता है। तो दैट कैन बी ट्रीटेड, ऐसे जैसे हाँ जो हाँ हाँ, वो सब ट्रीट हो सकता है आराम से। लेकिन पहले रीजन जानना चाहिए कि क्यों यूजुअली ये थिकनिंग ऑफ वॉल जो होता है ना यूट्रस की, तो वो लोग हमेशा वो क्यूरेटिन ही सजेस्ट करते हैं। एलोपैथी में वही है कि नहीं आप, तो ये मेरी एक पेशेंट थी, मतलब क्लाइंट थी, उनको ऐसा था कि हर साल में एक बार वो बस क्यूरेटिन के लिए बोल देते थे डॉक्टर, साल में एक बार करवा लो। वो अच्छा नहीं है, हाँ, क्योंकि बिकॉज वो रूट कॉज पकड़ में ही नहीं आ रहा था, तो बोले कोई नहीं, थिकनिंग हो रही है, हैवी फ्लो हो रहा है, तो गेट इट क्लीन, अभी क्यूरेटिन करो। 2 साल के बाद बोलेंगे अब आप यूट्रस ही निकाल दो। एग्जैक्टली अभी वही स्टेज आ गया है उनका। अगेन शी हैज जॉइंड मी, उनको यही स्टेज आ गया है, यही बोले हैं कि अभी यूट्रस निकालने, अभी जो ज्यादा रहेगा, बिकॉज शी वॉज फेड अप, 4 साल से करवा रही है वो,
तो नाउ शी इज फेड अप, तो उन्होंने बोला कि अभी कितने टाइम तक मुझे ये करवाना पड़ेगा, तो बोले अगर देखते हैं अगर 1-2 साल और रहेगा तो फिर यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा। इसलिए ही हमें कोई परमानेंट और अच्छा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए अपने डिजीज के बारे में। उसको पहले गंभीरता से देखना चाहिए, उसके सीरियसनेस देखना चाहिए, और उसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ही बेस्ट है। सभी सिस्टम अपने लेवल पे बहुत अच्छी है, और हाँ, सबके फायदे गैर फायदे होते ही है। तो हाँ। बेस्ट क्या है हमारे डिजीज को ट्रीट करने के लिए, वो देख के उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। Any other question? Yes, sonography is normal. It is harmless, as doctor said. So you can get it checked through sonography. हम्म। Sir, actually, I just want to clarify. I understood you correctly that we can't make our body to produce hormones, for example, estrogen as we age. हम्म। But the only thing we could do is like manage it properly with yoga, exercise, diet. Is that a correct understanding? बराबर। लेकिन फिर भी हमारे हाथ में कई बार नहीं होता है। ये सब करने के बावजूद भी हमें काफी प्रॉब्लम्स अगर हो सकते हैं तो फिर हमें दवाई जरूर लेना चाहिए। लेकिन मेडिसिन का ऑप्शन लिस्ट ऐसा, बाहर से भी आप हार्मोन्स ले सकते हो, लेकिन अगर बहुत रिक्वायर्ड हो तो ही। ऐसा जरूरी नहीं कि हम डाइट करेंगे तो हमारे और एक्सरसाइज करेंगे तो हार्मोन नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे हो जाए वो ज्यादा जरूरी है। नहीं हो तो लास्ट ऑप्शन में आप मेडिसिन को रख सकते हो। Okay, thank you very much. Any other queries? Okay, so here we'll end the session. Thank you so much, केतन भाई। काफी सारी ऐसा था कि आप जो आज आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें मेरे भी थोड़े 2-3 डाउट्स ऐसे थे, वो भी क्लियर हो गए। दो आई वॉज नोइंग थिंग्स, पढ़ने में आया था, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे आज नया जानने मिली। सो थैंक यू सो मच फॉर इंफॉर्मेशन, और आपने बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू मोर एंड मोर। आपका और कुछ ऐसे वुमेन हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यू हो तो वी वुड लव टू अटेंड। सो आई विल शेयर योर नंबर इन माई ग्रुप्स, सो दे कैन कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच, ऑर्गेनाइज थैंक यू सो मच। एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी वुमेन्स डे।